सुरेंद्र चौधरी. Yes, come in. नर्सिंग स्टूडेंट. बैठिए सुरेंद्र जी. मास्क हटा दीजिए. सुरेंद्र चौधरी जी, आपका 3rd अटेम्प्ट है. जी सर. ऐसा क्या है इस सर्विस में जो आप लगातार प्रयास करते जा रहे हो, जबकि आप ऑलरेडी सर्विस में हो? सर, राजस्थान प्रशासनिक सेवा एक राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है और मैंने क्या सेवा के दौरान विभिन्न कैंपों में देखा है कि किस प्रकार एक प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न विभागों से समन्वय करके अधिकतर लोगों के कल्याण के कार्य कर सकते हैं. तो उससे मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा हुई कि मैं भी इस प्रशासनिक सेवा में इसका हिस्सा बनूँ. ऐसे कौन से विभिन्न कैंप देखे हैं आपने? सर, प्रशासन गांव के संघ और ये जो अभियान चले थे उसमें. अच्छा, अभी आने वाले समय में प्रशासन की तरफ से कौन सा अभियान चलाने वाले हैं? सॉरी सर, जानकारी में नहीं है. कभी रेवेन्यू कैंप लगे थे? लास्ट ईयर लगे थे. सॉरी सर. जब कैंप लगते हैं, क्योंकि आप मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो मेडिकल डिपार्टमेंट भी उसमें बैठता है. ब्लॉक लेवल से कैंप आयोजित होते हैं. कौन बैठते हैं ब्लॉक लेवल से? ब्लॉक में सर सारे विभाग के होते हैं सर. इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट से पूरी टीम जाती है, BCMO और साथ में डॉक्टर्स वगैरह, नर्सिंग टीम वगैरह सारी रहती है. जैसे कृषि विभाग से और सारे जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, PWD, PHAD. मेडिकल से कौन कौन होते हैं? मेडिकल सर BCMO सर होते हैं. ओनली BCMO? उनके साथ पूरी मेडिकल टीम होती है. पर क्या काम रहता है उनका वहाँ पर? सर, मेडिकल से संबंधित जो भी शिकायत वगैरह है या फिर लोगों की कोई कैंप में से कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने हैं, विकलांगता के वगैरह इनके जो बनते हो. मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑन स्पॉट बन जाते हैं? सर, मेडिकल बोर्ड होता है, उसमें फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं, उसके बाद उनको वापस बुलाते हैं ऑफिस. अभी एक राजस्थान गवर्नमेंट ने मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च की है. जी सर. जानकारी में है आपकी? जी. क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है सर. अभी एक निरोगी राजस्थान और आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, और अभी वर्तमान बजट में चिरंजीवी योजना की घोषणा की. क्या है चिरंजीवी योजना? चिरंजीवी योजना सर सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है, जिसके अंदर राइट टू हेल्थ का जो टारगेट पूरा करना है गवर्नमेंट को. तो उसमें जितने भी जो खाद्य सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक जनगणना और सीमांत कृषक और संविदा कर्मी, उन सबको तो फ्री में मिलेगा ये इंश्योरेंस 5 लाख तक का. और उसके अलावा जो है उनको 850 रुपये प्रति व्यक्ति देना है और आधा पैसा गवर्नमेंट खुद मिलाएगी इसमें. ये मुझे लगता है कि भामाशाह स्कीम जो है उसका अपग्रेड वर्जन है, बस लेवल चेंज किया गया है. क्या समझते हैं आप? नहीं सर, भामाशाह योजना में सर सबका हेल्थ कवर नहीं था सर. इसमें दायरा बहुत विस्तृत कर दिया इसका, और उसकी जो लिमिट थी पहले वो 3 लाख रुपये थी, इसकी लिमिट 5 लाख रुपये कर दी. मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि भामाशाह स्कीम में ये इनपुट मिला है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं थे उन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया है, जबकि वास्तविक जो बेनिफिशरी होना चाहिए था उसने उसका फ़ायदा नहीं लिया. बहुत सारा एक प्रोसीजर को इतना लेंदी बना दिया गया है कि रियल जो स्टेक होल्डर है उसको कुछ मिलता ही नहीं है. क्या ओपिनियन है आपकी इस बारे में? सर, ऐसा नहीं है. मेरे विचार से तो सर जो भी भामाशाह स्कीम से बहुत से लोगों को फ़ायदा मिला है, पर कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ भी किया है लोगों ने. तो उसमें कहीं मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं कमी रही होगी इसमें सर. कहीं ना कहीं कमी कहाँ रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ. सर, क्या ब्लॉक लेवल पे रही, क्या हॉस्पिटल के लेवल पे रही, या केवल गवर्नमेंट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे? हॉस्पिटल लेवल पे सर जो प्राइवेट जो जितने भी हॉस्पिटल थे उन्होंने इसमें सर बहुत सी जगह अखबारों में वगैरह आया कि इन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए थे. इन्होंने कि फर्जी पेशेंट को एडमिट करके और बिल उठाए थे भामाशाह के नाम. इसका क्या निराकरण इस चिरंजीवी योजना में किया गया है? सर, इसमें सर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक व्यक्ति अपॉइंट होगा जो उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा. वो तो पहले भी था. अभी क्या ऐसा नया किया गया है इस स्कीम में ताकि उसका रियल अपग्रेडेशन हो सके? सर, रिकॉल नहीं करना. नहीं है जानकारी सर. आप मावली के रहने वाले हो प्रॉपर? सर, नारमगरा गांव है मावली तहसील में. हाँ, नारमगरा के रहने वाले हो. सर, आप इतना अच्छा प्रोफेशन में काम कर रहे हो. आपने क्या BSc नर्सिंग की है? सर, BSc कहाँ से की आपने? BSc नर्सिंग सर अभी मैंने की है 2017 में. अच्छा, बाकी आप GNM? बाकी फर्स्ट में GNM कर रखी मैंने. वो कहाँ से की? GNM मैंने उदयपुर से की, इंदिरा नर्सिंग कॉलेज.
अच्छा, प्राइवेट नर्सिंग पॉलिसी की। तो आपने नर्सिंग के दौरान किसी एक पर्सनैलिटी का नाम सुना है जिसके बारे में नर्सिंग स्टूडेंट्स को बताया जाता है? जी सर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर। इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर नर्सिंग की जननी है, उनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। और उनकी सर अभी 12 मई 2020 को 200वीं जयंती गई है। तो उसको WHO ने उसको नर्सिंग के लिए उसका पूरा ईयर घोषित किया है सर। तो वो ऐसा क्या काम किया उन्होंने सर जो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था उसमें घायलों की सेवा करने के लिए ये वहाँ कैंप में जाती थी रात को, और इन्होंने एक टीम बनाई जो उनकी घायलों की सेवा करती थी। तो ये मतलब फर्स्ट टाइम था ऐसा इतिहास के अंदर, और उन्होंने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करी। पहली बार सेवा कार्य, पहली बार से। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अभी जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जितने भी, पहली बात तो मेल नर्स होना बड़ी बात है ना। अभी तो पहले तो नर्स नाम सुनते ही छवि जो आती थी महिलाओं की आती थी ना, और मेल नर्स को कंपाउंडर कहते थे। तो अभी जो नर्सेज जितनी भी हैं जो सेवा कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत तरह की चुनौतियां हैं। अभी वो वाला मतलब वो फीलिंग नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि हॉस्पिटल्स में तो इतना ज़्यादा प्रेशर है हॉस्पिटल पे कि वो संवेदनशीलता से काम करने वाली बात जो अपन करते हैं ना वो कहीं खो जाती है। जैसे अगर आप गायनी वार्ड में जाओगे तो अचानक देखोगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट के साथ होता है, तो वो बहुत दिल दुखाने वाला होता है। हम लोग उस मुद्दे पे भी काम करते हैं ना, कई बार तो हम उन महिलाओं से मिलते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छे से अटेंड नहीं करना, उनके साथ मतलब बिल्कुल एक कहना चाहिए कि एक मानवीय तरीके से पेश नहीं आते हैं। जगह नहीं है तो उनको नीचे लिटा दिया, कई बार डिलीवरी बाहर ही हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं आमतौर पर बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। हम उनका कलेक्शन भी करते हैं। आपको क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे? सर इसमें जहाँ तक मैंने देखा है तो एक तो स्टाफ की बहुत समस्या है। जो नर्सिंग का जो रेशियो है पर पेशेंट होना चाहिए वो अपने इंडिया में नहीं है सर। तो मैन पावर की सबसे ज़्यादा कमी यही है। और उसके अलावा सर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है हॉस्पिटल में, कहीं बेड कम है कहीं क्या है। तो उसकी वजह से भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि पेशेंट को नीचे सुलाना पड़ता है। तो उससे व्यवहार क्यों प्रभावित होता है सर? जैसे यहाँ पे राजसमंद जिले की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से बहुत सारे लेडी डॉक्टर होते हैं, लेकिन राजसमंद जिले में लेडी डॉक्टर्स हैं ही नहीं के बराबर है। एक या दो आती हैं, वो भी फिर ट्रांसफ़र करा के प्राइवेट हॉस्पिटल चल जाती है नौकरी छोड़ के। पर हॉस्पिटल तो यहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हर एक ब्लॉक में हॉस्पिटल है, लेकिन कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ वगैरह नहीं है। और नर्सिंग कर्मियों का भी यही हाल है, मतलब वो भी शहर में जाके काम करना चाहते हैं जबकि गांव में काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो चुनौती है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें अगर सरकार या फिर नर्सिंग अधिकारी, देखो आप प्रशासनिक अधिकारी बनने को तैयार हैं तो इतना अच्छा, मतलब एक तो बहुत नोबल प्रोफेशन है ये, तो क्यों छोड़ना चाहते हैं लोग बाग इसको? और क्यों इस प्रोफेशन का मतलब के साथ न्याय नहीं करते हैं? सर ऐसा राजसमंद में हो सकता है, बाकी उदयपुर में तो सर बहुत सारे जितने भी जिले में सब जगह डॉक्टर्स वगैरह है, गायनिकोलॉजिस्ट वगैरह शहरी क्षेत्रों में सब जगह मिल जाए सर। ग्रामीण में समस्या सुनने को आती है अधिकतर, और ग्रामीण में सर कोई रहना नहीं ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ वो तो मैं स्थिति बता ही रहा हूँ, पर क्या कारण है क्यों नहीं रहना चाहते? जबकि वो गांव के बैकग्राउंड से आते हैं। जब उनका सिलेक्शन होता है ट्रेनिंग के लिए तो गांव के बैकग्राउंड से आते हैं, पर फिर वो गांव के लिए सेवा नहीं करते हैं। फिर वो बिल्कुल, अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत खुल के वहाँ चले जाते हैं ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम बहुत सारी महिलाओं को जानते हैं जिनको यहाँ से शहर के लिए रेफ़र कर देते हैं और बीच में डेथ हो जाती है उनकी। पर वो गाँव का व्यक्ति ट्रेनिंग करने के बाद गाँव में रहना ही नहीं चाहता है, वो शहर में जाके सेवा करना चाहता है। क्या कारण है इसके पीछे? उसका उपाय क्या करें? चलिए आप बताइए। कारण तो बता देंगे, लेकिन उपाय बताइए क्या किया जाए कि गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले? उपाय तो सर एक तो ये हो सकता है कि जो भी डॉक्टर्स पीजी वगैरह करके आते हैं उनके लिए कंपलसरी गांव में रुकने का कर ले, 4 या 5 साल का बॉन्ड भरवा ले उनसे कि उनको 4-5 साल सर्विस देनी है, तभी उनको पीजी का कोटा मिलेगा। तो उस हिसाब से फिर उनका स्टे हो सकता है सर ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा सर उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह दे दिए जाए कि गाँव में सुविधाओं की कमी होती है तो उनके एक तो रहने के क्वार्टर वगैरह उनका अच्छा प्रबंध कर ले, फिर उनको दूसरी जो भी एक्स्ट्रा जो भी बांधते। दोनों काम तो सरकार ने करके देख लिए, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सुना है? जी सर। उसके ऊपर भी कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? आपको कुछ नॉलेज है उसके बारे में, क्या हुआ है उसमें? जी सर, पीपीपी मोड पे सर अभी जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है उनकी लैब वगैरह आजकल उस पर दे रहे हैं। हाँ, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को देने से सर उनको एक तो सरकार के पास एक तो पैसों की भी थोड़ी कमी रहती है, तो उससे अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या होगा कि फंड मिल जाएगा और स्टाफ वगैरह भी सारा अवेलेबल हो जाएगा, तो सर उससे सुविधा अच्छी मिल रही है।
कोई शहर के अलावा गांव की किसी पीएचसी को देखा आपने जिसको जी पीपीपी सर। मोड पे? गांव में भी पीएससी वगैरह जहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह स्टाफ नहीं है, वहाँ पे आजकल गवर्नमेंट ने तो वहाँ फर्क पड़ा कुछ पीपीपी मोड पे आने के बाद सेवाओं को लेके? सर पीपीपी मोड से फर्क तो पड़ा है सर। पड़ा है, जबकि पैसे तो वो कम देते हैं। जैसे अगर एक संस्था चला रही है वो, तो डॉक्टर को भी तनख्वाह उतनी नहीं देते हैं जितनी गवर्नमेंट देती है, सुविधाएं भी कम हैं, फिर भी उसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर गवर्नमेंट की अच्छी पहल है सर पीपीपी मोड तो। और पर इसमें सर थोड़ा इसमें क्या है कि अगर सारे पीपीपी मोड पे दे दिए जाएंगे तो इसके दुष्परिणाम भी सर सामने आएंगे आने वाले समय में। गवर्नमेंट सर जॉब नहीं मिलेगी लोगों को ये दुष्परिणाम सबसे बड़ा है। और सर इसके अलावा जैसे सर अभी जैसे कोरोना आया था, कोरोना काल में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थे तो लगभग स्टार्टिंग में सारों ने सेवाएं बंद कर दी थी। उस टाइम में केवल जो सरकारी स्टाफ था उन्होंने ही काम किया सर। तो उस हिसाब से अगर ऐसी कोई आपदा वगैरह आती है तो उस टाइम में सर इनका अपने को फीडबैक नहीं मिलेगा। ठीक है। आपने लिखा है जेएनएम और बीएससी नर्सिंग, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? मैडम जीएनएम डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी डिग्री है मैम। फिर उसके बाद में आपने बीए और एमए भी किया? बीए एमए में मैंने पहले कर लिए थे, प्राइवेट ही किए। अच्छा, तो एमए किसमें किया आपने? एमए लोक प्रशासन के अंदर किया। पब्लिक एड में। जी मैम। अच्छा, आपने हॉबी लिखी कुकिंग? क्रिकेट खेलना में मुझे कुकिंग है, ऐसा कोई लिखी है आपकी हॉबी? जी। पर कुकिंग तो अच्छा है, अगर लिख भी दिया तो कोई गलत थोड़ी है। नहीं सर वो पुराना सर शीट है, अच्छा, करेक्शन नहीं करना। चेंज कर लिया आपके हॉस्पिटल में जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो जो कन्या का जन्म होता है तो राजलक्ष्मी योजना, राजश्री योजना। राशि क्या है ये? तो राजश्री योजना में बेटियों को जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार की स्कीम है। इसके अंदर कुल 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो उसमें सबसे पहले लड़की के जन्म पे 2,000 रुपये, और जब वो टीकाकरण कर लेते हैं पूरी फर्स्ट क्लास में जाती है तब वापस 3,000 रुपये, चार किस्तों में करके उसको 12th तक में 51,000 रुपये देते हैं सर। हॉस्पिटल्स में है, हॉस्पिटल में जैसे सर ने बात कही मैं उससे सहमत हूँ। जैसे और लगभग हम सबके साथ ही होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है डॉक्टर्स की, उनके बाहर भी जैसे लंबी लंबी लाइन्स लगती है। और हॉस्पिटल में तो जैसे आए दिन आपके आजकल तो मारपीट के ऐसे कमांडो रखने पड़ रहे हैं, आपको नर्सेस हॉस्पिटल में रखने पड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सबका जिम्मेदार कौन है? क्यों होती है ये सब घटना? जो मारपीट की घटनाएं जो डॉक्टर्स पे जैसे आए दिन आप देखते हैं कि डॉक्टर्स पे हाथ उठा देते हैं परिजन, तो ऐसा क्यों होता है? अधिकतर घटनाओं में तो क्या होता है कि हर पेशेंट जो आता है उसको लगता है मेरा पेशेंट इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में वो टेकल करते हैं तो डॉक्टर कितनी बार होता है कि दूसरे पेशेंट को देख रहे होते हैं और उनके पेशेंट को नहीं देख पाते, तो उनके अटेंडर एग्रेसिव हो जाते हैं और वो मारपीट में उतर हो जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत सी होती हैं। कैसे रोकेंगे इसे? इसको रोकने के लिए मैम एक तो कि गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है, और उसके अलावा हॉस्पिटल में होमगार्ड वगैरह इनकी फैसिलिटी करवा रखी है। और उसके अलावा थोड़ा सा अगर स्टाफ की व्यवस्था बढ़ जाए और पेशेंट के अंदर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दे पाए पर। आपने WHO का नाम लिया था, क्या है WHO? WHO में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में हेल्थ का सारा देखता है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर का है? WHO का मुख्यालय मैम जिनेवा। अभी कोरोना में WHO का कोई रोल था? जी मैम, कोरोना को वैश्विक महामारी WHO ने घोषणा की थी 11 मार्च 2020 को। फिर आप नर्सिंग में है ऐसा, तो अभी तक आप आ रहे हैं तो बहुत डिफरेंट फील्डिंग RS और नर्सिंग, ये बिल्कुल प्रशासनिक है, वहाँ बिल्कुल डिफरेंट फील्ड। जी मैम, मैंने नर्सिंग के अंदर रहते हुए भी नर्सिंग के अंदर भी सारे जो गुण हैं वो सारे इस प्रशासनिक सेवा के अंदर भी मेरे उपयोग में आ सकेंगे। जैसे इसमें समय, ऊर्जा और सीमित साधनों में काम करना, ये सारे गुण प्रशासन में काम आएंगे। उसके अलावा अनुशासन, टीम वर्क और अच्छा, आप पब्लिक एड के हैं तो मुझे आप बताइए, अभी आपने खुद ही PPP मोड जिसका मोड का नाम लिया, निजीकरण जैसे लैब जारी है, तो इसका इफेक्ट पड़ा है निजीकरण का इसमें लोक प्रशासन पे क्या इफेक्ट पड़ा इसका निजीकरण का? निजीकरण से मैम एक तो रोजगार के अवसर बढ़े। अच्छा, चलिए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों को ले लेते हैं, तो प्रशासन के या राज्य के कार्यों पे कुछ इफेक्ट पड़ा इसका? राज्य के कार्यों का दायरा बढ़ गया है इसमें। निजीकरण से तो प्राइवेट में चला गया ना, अब आपके जो लेब है वो तो प्राइवेट संस्था संभाल रही है, तो आप लोग तो फ्री हो गए।
तो काम तो बढ़ा, काम तो कम हो गया। कुछ इफेक्ट है? चलिए सर। सुरेंद्र जी, आपको नर्सिंग से संबंधित खूब प्रश्न पूछ लिए, अब कुछ जनरल प्रश्न पूछ लेते। आप अभी राम मंदिर का नाम तो खूब सुना होगा। जी सर। अयोध्या जी कौन सी रिवर के किनारे? सरयू नदी किनारे। वृंदावन? वृंदावन का साइड, सॉरी सर। पता नहीं। अच्छा, एक प्रश्न नर्सिंग से जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा अलग प्रश्न है कि एक डॉक्टर के पास दो चुनौतियां हैं कि वो प्रोफेशनल तरीके से इलाज भी करे, अगर वो उस समय उसके हाथ कांपते हैं अथवा वो भावनाओं का अधिक सहारा लेता है तो प्रोफेशनल दृष्टि से वो उस पेशेंट के साथ चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे मान लीजिए कोई हाथ में पीप भर गया हो और बच्चे की शीरा लगाना हो, वो उसको अंजाम नहीं दे सकता। दूसरी तरफ ऐसा करते करते वो इतना कठोर हो जाता है कि एक गरीब पेशेंट उसके द्वार पर आता है और बाहर वो पहले पर्ची कटवा और वो यूँ कह देता है कि इसके पास तो पैसे नहीं है या 150 रुपये की फीस है और 10 रुपये ही है, तो वो कहता है कि नहीं, इलाज नहीं हो सकता। तो वो डॉक्टर कब ऐसा प्रोफेशनल होते होते पत्थर बन जाता है कि एक व्यक्ति के पास पैसे होते हैं, तो इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित हो कि उसका हृदय भी भावुकता से या भावों से भरा रहे और वो अपनी व्यावसायिकता की दृष्टि से भी अच्छे से काम कर सके। इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहोगे जिससे प्रशासन में आने के बाद आम अंतिम व्यक्ति का भला हो सके? आप एज ए एसडीएम सभी डॉक्टर्स की, नर्स की, स्टाफ की मीटिंग ले रहे हो और उनको सजेस्ट कर रहे हो। ये आपने एक जनरली अखबार में देखते हैं, अभी सर ने बताया कि एक महिला भागती रही, रात को दौड़ती रही, डॉक्टर सोते रहे, नर्स ने कहा कि ऐसे, और फिर सारी घटना उसके मूल में जो बात हमने बताई है। अब आप एज ए एसडीएम हो, आपको मीटिंग ले रहे हो, तो आप ये वहाँ संवेदना कैसे पैदा करो, इसके लिए आपके क्या नवाचार हैं जो आपने? सर एक तो हर पेशेंट को पूरा इलाज मिले, इसके लिए सर जैसे जो गरीब है तो वैसे भी गवर्नमेंट की सारी स्कीम चल रही है, तो स्कीम में अगर उसको बेनिफिट मिलता है तो निःशुल्क इलाज योजना चल रही पूरी, तो उसको निःशुल्क इलाज मिल जाएगा सर। नहीं, प्रश्न हमारा दूसरा है। हम स्वयं इस बात का अनुभव रखते हैं कि आज से कुछ महीने पहले रात को हम आमेट हॉस्पिटल में 1 बजे पहुंचे और हम गए किसी को लेकर, तो मास्क पहना हुआ था और जब तक परिचय हमने नहीं दिया था तो तब तक 2-3 लोगों ने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया। जैसे हमने मास्क उतार कर परिचय दिया तो बड़े अच्छे से इलाज हुआ, सारी कुछ बातें हुई, उसका एक अलग ही प्रभाव था। तो मैं पेशेंट के साथ था, उसके साथ मैंने एक ही प्रश्न किया कि अगर ये परिचय अपने साथ नहीं होता तो आप क्या करोगे एज ए अधिकारी? सर एज अधिकारी सर एक तो सारे जो स्टाफ की मीटिंग में एक तो वो कह सकते हैं कि हर स्टाफ अपनी ड्यूटी टाइम पे वहाँ मौजूद रहे। और चलो खैर इस पर चिंतन करना, अभी इंटरव्यू के बाद बात करेंगे। चलो एक प्रश्न और पूछ लेते हैं अंतिम। अभी जो कोरोना वैक्सीनेशन के बाद 1-2 अखबार में व्हाट्सएप पर न्यूज आ गई कि सेकंड डोज लगने के बावजूद भी वो पॉजिटिव हो गया। अगर ये बहुत जल्दी से स्प्रेड बात हो जाती है तो आपकी दृष्टि में क्या उस टीके का समुचित परीक्षण और जितनी जांचों के बाद निकलना चाहिए था उसके बिना ही टीका मार्केट में उतार दिया? सर आप अपने
नर्सिंग की दृष्टि से बताइए। सर जो टीके जो मार्केट में उतारे गए वो सारे परीक्षणों से और DGCA की परमिशन के बाद उतारे गए, सारे तीनों स्टेज पार करके आए, इसलिए टीके की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। और ये जो पेशेंट मरे तो उनका पोस्टमार्टम वगैरह सारी रिपोर्ट आई है। नहीं, प्रश्न ये है कि एक मध्य प्रदेश के कलेक्टर साहब है करमवीर, ठीक है, रैंकर्स थे वो भी, उनके 2 डोज लगने के बावजूद वो वापस कोरोना पॉजिटिव आ गए। इसका प्रश्न है। तो सर इसमें कोरोना का इसमें जो टीके में पूरी गाइडलाइन बता रखी है कि इसमें दूसरी डोज लगने के बाद भी 14 दिन बाद एंटीबॉडी डेवलप होती है, तो हो सकता है उन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं रखा है, मास्क वगैरह जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया है उन्होंने, तो उसकी वजह से हो सकता है वो पॉजिटिव आए। ठीक है। राजसमंद में स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? राजसमंद के अंदर सर एक तो कॉमन है सब जगह सर, डॉक्टर्स की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, हर जिले में PSC CSS पे डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सुविधा नहीं है पूरी, और एक जागरूकता का अभाव है सबसे बड़ा। तो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और राजसमंद में सर एक माइनिंग एरिया है, तो यहाँ हो सकता है सिलिकोसिस की समस्या बड़ी समस्या है सर यहाँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने योजना भी बना रखी सर। अब आप SDM बन जाते हो, SDM राजसमंद, इन्हीं समस्याओं पे क्या रणनीति रहेगी आपकी? सिलिकोसिस के लिए तो सर इसमें पूरी पॉलिसी राज्य सरकार ने घोषणा पूरी नीति बना रखी सर, उसमें जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह माइनिंग एरिया है वहाँ पे मशीनरीज वगैरह लगा के। SDM के पार्ट पर आप क्या करोगे? आपने जो 4-5 बिंदु बताए हैं, जी सर, जो आपने स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में चिन्हित किए हैं, अब आप SDM बन गए हैं, SDM राजसमंद। अब इन समस्याओं को जब आपने पहचान कर ली है तो इनके निराकरण के लिए क्या प्रयास करोगे? सर निराकरण के लिए सबसे पहले तो सर एक तो जागरूकता का प्रचार करेंगे, हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता है, जैसे निरोगी अभियान चल रहा है राजस्थान सरकार का, तो उसका थोड़ा आशा हो कि इनके माध्यम से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। आपकी नज़र में अभी जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, चल तो रहा है सर, अच्छा चल रहा है, उसमें और सुधार किया जाता है थोड़ा सा प्रचार। कैसे करोगे? उसमें सर एक कोई ग्रुप वगैरह बनवा के, जैसे कि PSC लेवल पे डॉक्टर्स वगैरह का ग्रुप बना के उस एरिया में जो बीमारी जो सिलिकोसिस वगैरह पेशेंट है वो एक ग्रुप से जुड़ जाए, तो उनको मैसेज वगैरह मिलता रहे, तो उनकी मॉनिटरिंग होती रहे। चलिए ठीक है। थैंक यू।